अध्याय 9 इतिहास प्रथम साम्राज्य। सुरेश अपनी मां के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा। ऐसी ही एक झांकी जिस पर लिखा था, मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। अध्याय 7 में आप लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। ये सारे महाजनपद निम्न हैं। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्त स्थल: उज्जैन, सोपारा, गुज्जर, लुम्बिनी, मेरठ, यमपुरवा और भी बहुत सारे हैं। कलिंग, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, जगौर, पाटलिपुत्र, लौरिया, अरेराज, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुररिया, टोपरा, बहापुर, दिल्ली, कलसी, मेरठ, रामपुरवा, तक्षशिला, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, लंपक, कंधार, धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने से मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज पटना पाटलिपुत्रा थी। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में इन नगरों को काले बिंदुओं में दिखाया गया है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र साम्राज्य का क्षेत्र था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था, नंद साम्राज्य। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक का विजय अभियान किया। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्ध का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों, अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेला शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझाना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी, आत्मय और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहायता देते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम इकट्ठा करना होता था। आय की मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाले कर भू राजस्व था। यह कुल उत्पादन का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से शासन करता था। इन नगरों
उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों तथा गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव अपने फैसलों और दंड देने में उदारता बरते। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा के हित अनेक कार्य किए। उसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सक खुलवाए, जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए, जहां यात्री सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा गए प्रजाहित के कार्यों की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें। भारत में जहां उड़ीसा राज्य है, वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेशों के रूप में चट्टानों पर गुदवाए। सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनका अंश। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय है। अशोक ने अपने अभिलेखों में गुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने पुत्र, मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को गुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें। अशोक का धम्म यानी धर्म। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक ने जिस धम्म का रूप संसार के सामने रखा, उसमें कई अच्छी बातें नहीं थी। अशोक अपने धम्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते थे। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था।
भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धम्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धम्म के संदेशों को उसने शिलालेखों और स्तंभों पर गुदवाया। आइए अशोक के कुछ संदेशों का हिंदी अनुवाद पढ़े। 1. यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तब लड़के लड़कियों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होता है तब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती है। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाले लाभ कम ही हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि। अपने धर्म के प्रचार से संयम से बोलना, अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्म की बुराई करना दोनों गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है तो दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक ने इन तीनों संदेशों में आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? वर्ग में मित्रों से चर्चा कीजिए। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। वर्तमान जहानाबाद के जिले में बराबर पहाड़िया में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। उसकी राजाज्ञा संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजाज्ञा ब्राह्मी लिपि में है। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि में चट्टान पर खुदा संदेश। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को भी ढूंढिए। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकार मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। अशोक की राजाज्ञा चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी गोदी गई। स्तंभों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे
चारों सिंहों की आकृति है। चित्र में चौथा सिंह दिखाई नहीं देता, जिसके मध्य में एक 24 तिल्लियों के युक्त चक्र पहिया है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड, एक हिरण की ऊंची उभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। अशोक चक्र को तिरंगे के अलावा आप कहाँ कहाँ देखते हैं? शेरों वाला स्तंभ का चित्र। ये अशोक के शासनकाल की कुछ अन्य कलाकृतियाँ देखिए। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक के स्तंभ का हिस्सा अभी भी इस राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं उसके धर्म में निहित तथ्यों को जाना और समझा। आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। क्या अशोक आपको इन सबसे अलग दिखा है? चर्चा करें। बिहार के चंपारण जिले में मठिया नामक ग्राम के निकट लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ का चित्र देखिए। लौरिया नंदनगढ़ में बिहार में है।